नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। महाबुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। 60 मिनट में आपको दिखाएंगे 60 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र आम सभा के सत्र में हिस्सा लेंगे और इस दौरान दो अहम और उच्च स्तरीय चर्चाओं में पीएम मोदी भाग लेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि ये इस सत्र की सबसे अहम बात होगी। संयुक्त राष्ट्र आम सभा 21 सितंबर से शुरू होगी और त्रिमूर्ति ने यह कहा है कि पीएम मोदी पहले आम चर्चा में हिस्सा लेंगे और फिर वे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रीय बयान जारी करेंगे और इसके अलावा वो यूएन की 75वीं सालगिरह के मौके पर उच्च स्तरीय बैठक में हिस्सा भी लेंगे। यहां उनका भाषण संयुक्त राष्ट्र आम सभा में भारत की भागीदारी पर फोकस होगा। और आपको बता दें कि पीएम मोदी के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर भी संयुक्त राष्ट्र आम सभा से इतर कुछ मंत्री स्तर की बैठकों में हिस्सा लेंगे। लोकसभा में कांग्रेस के नेता और पश्चिम बंगाल के बहरामपुर से सांसद अधीर रंजन चौधरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से कई सवाल पूछे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने संसद में यह कहा है कि मैं हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से यह पूछना चाहता हूं कि जब हमारे पास प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष पहले से है तो इसके समानांतर फंड बनाने की क्या जरूरत है। उन्होंने यह कहा है कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर से यह पूछना चाहता हूं कि क्या ये सच है आपने गलवान घाटी में भारतीय जवान और चीनी सैनिकों के बीच झड़प के बाद चीनी बैंकों से कर्ज लिया था। उन्होंने ये भी पूछा कि अप्रैल के बाद से चीन से कितना लोन लिया गया है। दूसरी ओर द्रमुक और तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के नेताओं ने भी पीएम केयर्स फंड के गठन का विरोध किया है और आरोप लगाया है कि इसमें पारदर्शिता की कमी है। लोकसभा में कराधान और अन्य विधेयक पर चर्चा की गई है और इस चर्चा के दौरान विपक्षी दलों ने यह आरोप लगाया है कि पीएम केयर्स फंड के गठन का क्या तर्क है, जबकि पहले से ही प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष मौजूद है। वहीं अनुच्छेद 370 के विवादित प्रावधानों की समाप्ति के समय नजरबंद किए गए जम्मू कश्मीर के नेता फारूक अब्दुल्ला ने लोकसभा की कार्रवाई में भाग लिया। उन्होंने यह कहा है कि जम्मू कश्मीर की स्थितियां लगातार बद से बदतर होती जा रही हैं। अगर उन्हें संभालना है और जम्मू कश्मीर को भी विकास के रास्ते पर ले जाना है तो पड़ोसी देश से बात करनी पड़ेगी। और अब्दुल्ला ने यह कहा है कि अगर शांति के लिए भारत चीन के साथ बातचीत की कोशिश कर सकता है तो उसे पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं करनी चाहिए। उनके इस बयान के बाद संसद में खूब हंगामा मचा। उन्होंने सदन के उन नेताओं का धन्यवाद भी दिया जिन्होंने उनकी नजरबंदी के दौरान उनकी रिहाई के लिए आवाज उठाई थी। लगभग एक साल के बाद संसद की कार्यवाही में भाग लेने के लिए पहुंचे दिग्गज नेता फारूक अब्दुल्ला ने यह कहा है कि उन्हें यह देखकर काफी खुशी महसूस हो रही है कि सेना ने यह स्वीकार किया है कि शोपियां में फर्जी मुठभेड़ की गई थी और इसके दौरान नियमों का उल्लंघन किया गया था। उन्होंने कहा कि इस बात की उम्मीद करते हैं कि अब इस मुठभेड़ में मारे गए तीनों परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। संसद में कई सांसदों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद संसद के मानसून सत्र में कटौती की जाने की संभावना बढ़ गई है और सूत्रों के अनुसार लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में शामिल ज्यादातर पार्टियों के नेताओं ने सत्र को निर्धारित समय से पहले ही खत्म करने की पैरवी की है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सदन में विभिन्न पार्टियों के नेता, सरकार के प्रतिनिधि शामिल होते हैं और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। बता दें कि संसद 14 सितंबर से शुरू हुई थी और इसे 1 अक्टूबर तक चलाया जाना था, लेकिन कोरोना के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए अगले सप्ताह के मध्य तक मानसून सत्र को समाप्त करने की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों ने यह कहा है कि इस सत्र के दौरान भी संसद के कुछ सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं और वहीं कई लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य मानसून सत्र के पहले दिन ही कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे। वहीं बात करें मंत्रियों की तो गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत कम से कम 7 केंद्रीय मंत्री अब तक कोरोना से पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने शनिवार को यह कहा है कि राज्य में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से ग्वालियर चंबल अंचल के साथ ही प्रदेश के युवाओं का भविष्य भी तय होगा। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रचार करती है। शिवराज सिंह जी नारियल अपनी जेब में लेकर के घूमते हैं, जहां मौका मिल जाता है वो वहां नारियल फोड़ लेंगे। जब भी चुनाव आता है दोनों जेबों में नारियल रखते हैं। और कमलनाथ पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने ये कहा है कि उनका प्रयास होगा कि ग्वालियर अंचल प्रदेश की ही नहीं
देश में भी अपनी पहचान बनाए। उन्होंने ये भी कहा है कि उपचुनाव ये तय करेंगे कि राज्य किस पटरी पर चलेगा और इस उपचुनाव में प्रदेश के युवाओं का भी भविष्य तय होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने अपनी 15 महीने की सरकार में अपनी नीति और नीयत का परिचय दिया। उन्हें इसके लिए किसी भाजपा नेताओं का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, जनता इसकी गवाह है। और पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि भाजपा उनसे 15 महीने का हिसाब मांग रही है, पहले वो तो 15 सालों का हिसाब दें। उन्होंने भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान आयोजित हुई इन्वेस्टर्स मीट पर निशाना साधा है और कहा है कि कितनी इन्वेस्टर्स समिट यहां पर हुई हैं, लाखों करोड़ों के निवेश के वादे किए गए, दावे किए गए, पर निवेश नहीं आया। उन्होंने कहा कि निवेश लाने के लिए विश्वास का माहौल पैदा करने की आवश्यकता होती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को 1 सप्ताह में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार युवाओं को नौकरी समेत रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्पित है। और ये जानकारी देते हुए राज्य सरकार के प्रवक्ता ने यह बताया है कि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से सहायक अध्यापकों के 69,000 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 6 जनवरी 2019 को टीटीई की परीक्षा करवाई गई थी और 7 जनवरी 2019 को निर्गत शासनादेश की ओर से टीटीई परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम 65% और पिछड़ा वर्ग और अन्य आरक्षित वर्गों के लिए न्यूनतम 60% अंक निर्धारित किए गए थे। दरअसल केंद्र सरकार अगले 3 महीने में खाली पड़े हुए लाखों सरकारी पदों पर भर्ती की बड़ी मुहिम शुरू करने जा रही है और करीब 3 लाख पदों पर भर्ती कर अगले साल मार्च तक चयनित युवाओं को नौकरी का नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा। राज्यसभा में शनिवार को महामारी रोग विधेयक 2020 पास हो गया है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संसद में विधेयक को पेश किया। राज्यसभा में डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह कहा है कि कोरोना से जुड़े हुए कलंक के कारण कई स्वास्थ्य कर्मियों, जिसमें डॉक्टरों, पैरामेडिकल शामिल हैं, उनका किसी न किसी रूप में अपमान किया गया है और केंद्र सरकार ने इस स्थिति पर कार्रवाई की और पाया कि इस तरह की घटनाओं के खिलाफ एक कानून, एक निषेधात्मक तंत्र की आवश्यकता है। और बता दें कि इस विधेयक में महामारी के दौरान देश में डॉक्टर्स, नर्स, आशा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा, जबकि हमला करने वालों के लिए सजा का प्रावधान है और इसके तहत डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों को अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। हमला करने वालों पर 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है और इसके अलावा 3 महीने से 5 साल की सजा भी हो सकती है, जबकि गंभीर चोट के मामले में अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। यह गैर जमानती अपराध होगा। और बता दें कि 123 साल पुराने कानून में केंद्र सरकार ने बदलाव किया है। गौरतलब है कि संशोधित बिल को इस साल अप्रैल में देश के स्वास्थ्य कर्मचारियों के खिलाफ हमलों के लिए कड़ी सजा देने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन करने के लिए सरकार अध्यादेश लाई थी। कई दिनों से लोकसभा में केंद्र सरकार की ओर से लाए गए विधेयक बिल जो है वो पास किए जा रहे हैं, जिससे किसान खासे नाखुश नजर आ रहे हैं। देश भर के अलग अलग राज्यों में किसान धरने पर बैठे हुए हैं और किसानों की बस एक ही मांग है कि ये विधेयक जो है वो वापस लिए जाएं। और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में किसानों से खास बातचीत की है एनबी न्यूज के संवाददाता ने और किसानों से उनकी राय जानी है और किसानों ने भी अपनी प्रतिक्रिया जो है वो खुलकर अपनी राय रखी है। आज पहुंचे हमारे एनबी की टीम गरियाबंद के आश्रित ग्राम पंचायत कनसिंघी में। जी बताएंगे, पिछले दिनों जो विधेयक पास हुआ है केंद्र सरकार संसद से, तो इसमें क्या किसानों के हित में है कि किसानों को इसमें क्या नुकसान है और क्या फ़ायदा है, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। जो विधेयक लाए केंद्र सरकार, उसमें कहने मतलब किसानों को नुकसान है, खुले बाजार में बेचने के लिए विवश हैं, तो ऐसा नहीं चाहिए। जो बिक्री है वो हो रहा है, वो मंडी में हो रहा है, हमको फ़ायदा है, हम जाकर आसानी से लें, उस हमारे पास बिल रहेगा और कहना हम आसानी से बैंक में पैसा ले सकते हैं। और व्यापारिक पास हमारे क्या सबूत है, और हमको मार्केट यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जाएंगे तब हम हम धान को बेच सकते हैं, उससे हमको नुकसान है। इसलिए मैं इसका कड़ा विरोध। ये विधेयक जो पास हुआ है उसके पुरजोर लोग विरोध किए हैं कि ये गलत है, किसान के हित में नहीं है। जो किसान खुद यहाँ पर एक
इनका राय बता रहा है हमारे एएनबी की टीम को। और इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ मैं विकास बंसल, एएनबी न्यूज गरियाबंद। कृषि विधेयक बिल पर योगी सरकार जहां किसानों को लाभ पहुंचाने का भरोसा दिला रही है, तो वहीं दूसरी ओर यूपी के झांसी में किसान इस विधेयक बिल को छलावा बता रहे हैं। उनका कहना है कि सरकारें हमेशा उनके साथ हसीन सपने दिखा करके उन्हें धोखा देती हैं। और बिल को लेकर के हमारे संवाददाता ने किसानों से खास बातचीत की है। देखिए, किसान अभी तो ज़्यादा नाखुश नहीं है। इसलिए नहीं है कि ये किसानों को पता ही नहीं है कि उसके विरोध में कितने बड़े बड़े बिल आए हैं, क्योंकि किसानों के जो विरोध में बिल आए हैं उसका ना तो टीवी पे चैनल चर्चा हुई, ना अखबारों में चर्चा हुई, और ना किसी में सरकार ने कहीं डिबेट कराई। इसने चुपचाप जो काम किया है वो गलत किया है। किसानों को तो अभी पता ही नहीं है जो बवाल हो रहा है, ये तो चंद लोगों को पता है और चंद किसानों को पता है। आगे चल के देखिए कितना बड़ा बवाल होता है। सरकार से क्या मांग है? सरकार से देखिए, हम सरकार से यही मांग है हमारी कि जो ये 3 बिल लाए हैं उसमें सबसे तीनों बिलों में हमारे लिए खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि हम जड़ से उखड़ जाएंगे। हमारे यहाँ का किसान किसान नहीं रहेगा, हमारे यहाँ का किसान मजदूर बन जाएगा। सब अगर ये मंशा साफ है सरकार की तो वो सीधा कह दे कि जो हमें एमएसपी मिलती थी, एमएसपी की गारंटी का बिल एक और चौथा लाए कि जो हम एमएसपी तय करेंगे उस एमएसपी से नीचे कृषि का उत्पादन नहीं बिकेगा। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। नाखुश हैं, उससे फ़ायदा थोड़ी है। और जैसे अब किसानों के लाने जो है आदमी ने गुमराह कर दो कि ऐसा है, इसमें जो है खेती में फ़ायदा या नहीं है, उससे हमको फ़ायदा नहीं है। उसको इसलिए फ़ायदा नहीं है कि हम लोग मेहनत करेंगे चौगनी और चौनी हमको फ़ायदा होगी, उससे फ़ायदा नहीं है हमको। हम नाखुश। कृषि विधेयक को लेकर पूरे देश के किसानों में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं इस बिल को लेकर विपक्ष भी अब एकजुट है। आज हम झांसी के गांधीनगर में मौजूद हैं, जहां किसानों ने इस बिल का काफ़ी विरोध किया है। तो वहीं किसानों की मांग है कि अगर इस बिल को सरकार ने जल्द से जल्द वापस नहीं लिया तो एक बड़ा आंदोलन होगा। झांसी से एएनबी न्यूज़ के लिए मोहम्मद शहजाद। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मां का निधन हो गया है। इस बात की जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी है और विदेश मंत्री ने यह लिखा है कि सभी को ये बताते हुए बहुत दुख है कि मेरी मां सुलोचना सुब्रमण्यम स्वामी का निधन हो गया है और हम उनके शुभ चिंतकों और मित्रों से यह कहेंगे कि उन्हें अपनी यादों में जिंदा रखें और हमारा परिवार उन लोगों का शुक्रगुजार है जिन्होंने कठिन वक्त में हमारा साथ दिया है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और भारत की 70% जनसंख्या आज भी कृषि पर आधारित है और सरकार के द्वारा किसान बिल पारित किया जा रहा है। ऐसे में अमेठी जनपद के किसानों की इस किसान बिल को लेकर के क्या राय है, इसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए एएनबी न्यूज की टीम अमेठी में किसानों के खेतों में पहुंची और उनसे बिल के बारे में बातचीत की गई। इससे हम लोग इसलिए नाखुश हैं कि ये बिचौलियों का फायदा होगा, हम लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। जी, सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि जो भी करे किसान के हित के लिए करे। इससे केवल बस घोटाले को बढ़ावा दिया जा रहा है और कुछ नहीं है। इससे हमारा किसानों का कोई फायदा नहीं मिलेगा। सरकार से क्या मांग करते हैं आप लोग? सरकार से मांग यही करते हैं कि किसानों के हित में जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करें। जी, बाकी बीच में जो बिल पास हो रहा है इसको कोई सब केवल घोटाले पर घोटाला है, बस और कुछ नहीं होगा इसमें। यहाँ पर मोदी सरकार द्वारा जो किसान बिल पास किया गया है उसी पर एएनबी न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर किसानों की राय जान रही थी, जिसमें ज़्यादातर किसानों ने इस बिल को किसान विरोधी बिल करार दिया है। किसानों का साफ कहना है कि इस बिल से बिचौलियों का फायदा होगा, किसानों को इससे लाभ नहीं होगा। लगातार किसानों की मांग है कि सरकार किसानों के हित में जो भी काम करे वो किसानों के हित में करे, क्योंकि किसान बहुत परेशान है। कैमरा पर्सन घनश्याम चौरसिया के साथ अमर प्रताप सिंह, एएनबी न्यूज़, रायबरेली। बिहार के भोजपुर में लॉकडाउन के बाद किसानों का बुरा हाल है और कई किसानों ने तो ये बताया है कि सब्जी बेचकर परिवार चलाने को वो मजबूर हो गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि किसानों को हर सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी, और इन दिनों किसानों तक हर सुविधाएं क्यों नहीं पहुंच पा रही हैं, इसे लेकर के एएनबी न्यूज संवाददाता ने किसानों से खास बातचीत की।
हरियाणा में लंबे इंतजार के बाद राज्य के अध्यापकों को मेवात कैडर की अलग वरिष्ठता सूची के फाइनल होने की उम्मीद जगी है, जिससे अध्यापकों को प्रमोशन सहित दूसरे लाभ मिलने की उम्मीद अब जगती हुई दिखाई दे रही है। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी नूह कार्यालय ने इसके लिए कमर कस ली है और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 1 महीने में सभी वर्गों की वरिष्ठता सूची तैयार हो जाएगी और निदेशालय की अनुमति के बाद शीघ्र ही प्रमोशन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। कासिम जी 2012 में मेवात कैडर बना था और 2012 का गजट नोटिफिकेशन था गवर्नमेंट का कि मेवात कैडर में DWO के पास ही लगभग सारी पावर्स हैं सीनियरिटी बनाने के लिए। ग्रुप सी की जो बात कर रहा हूँ मैं, JBT से लेकर और TGT तक ESHM तक। तो अब से पहले मैंने 2018 में ज्वाइन किया था, तो मेवात कैडर जब बना तो उस टाइम पे ऑप्शंस लेने चाहिए थे सभी से, जो कि अब किन्हीं कारणों से शायद नहीं लिए गए हुए। तो अब हमने ये सोचा कि इसकी सीनियरिटी बनाई जाए मेवात कैडर की अलग से, क्योंकि अलग सीनियरिटी जब बनेगी तो मेवात कैडर के जितने भी टीचर्स हैं उनको एक अलग से लाभ मिलेगा। जैसे प्रमोशन की बात है, अगर हम रेस्ट ऑफ हरियाणा और मेवात को एक तरह से कंपैरिजन करके देखें तो रेस्ट ऑफ हरियाणा के जो टीचर्स हैं वो इनसे बहुत सीनियर होते हुए भी आज तक प्रिंसिपल नहीं बन पाए। और अभी पिछले साल ही हमें 49-50 प्रिंसिपल्स यहाँ के जो PGT थे, जो मेवात कैडर के थे, उनको प्रिंसिपल का रैंक मिला। उत्तराखंड के डोईवाला की सुसवा और जाखन नदी में तहसील और पुलिस प्रशासन को लगातार अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद तहसीलदार ने खेरी में सुसवा नदी क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए नदी से सटे हुए एक अवैध भंडारण और अवैध स्क्रीन प्लांट को सीज कर दिया है। तो वहीं जाखन नदी में अवैध खनन में लगी हुई 5 पिकअप गाड़ियां और एक ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज करने की कार्रवाई की गई। वहीं तहसीलदार ने भी अवैध खनन के खिलाफ क्षेत्र में जांच की तो एक भंडारण और एक स्क्रीन प्लांट अवैध खनन में लिप्त पाया गया, जिसके बाद इन्हें सील कर दिया गया है। और SDM लक्ष्मीराज चौहान ने यह बताया है कि क्षेत्र में अवैध खनन किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमें अक्सर लगातार जो सूचना मिल रही थी कि जो है हमारे क्षेत्र में जगह जगह रात के टाइम पे इस सूचना पर जो है हमने जो है 5 जो है पिकअप और एक ट्रैक्टर पकड़ा और प्रभावी कार्रवाई इस पर जो है आगे सर किसी का प्रकार नहीं। ये जो है हमारा लाल चुपड़ क्षेत्र है, जाखन नदी है, उसमें ये सूचना आ रही थी कि धीरे धीरे जो है चलना नीचे बन रहे थे, हल्के हल्के स्टार्ट हो, तो इसमें हमने आगे भी जारी रहेगी। हाँ, आगे भी जारी रहेगी और मिलकर जो है प्रशासन के साथ। हरियाणा के कैथल में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने पत्रकार वार्ता की है और वहां पर 3 अध्यादेश जो सरकार किसानों के लिए लेकर आई है उसको लेकर के सरकार पर निशाना साधा है। ये कहा है कि ये किसान विरोधी हैं और पिपली में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। सरकार के कुछ लोग कहते हैं कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ ही नहीं है और कुछ सरकार के लोग ही निंदा भी कर रहे हैं कि किसानों के ऊपर लाठीचार्ज होना निंदनीय है। जब सरकार में बैठे लोग एकमत नहीं हैं तो ये सरकार कैसे चलेगी? जल्द ही ये सरकार गिर जाएगी और हरियाणा में दोबारा से चुनाव होंगे, जिसमें कांग्रेस पार्टी 80 सीटें हरियाणा में जीतेगी। देश के किसान, खेत मजदूर, मंडी के आड़ती, मुनीम, मंडी मजदूर, ट्रांसपोर्टर और मंडी से जुड़े लाखों करोड़ों लोगों की रोजी रोटी पर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार और हरियाणा की भाजपा जजप्पा सरकार ने हमला बोला है। भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा हरियाणा में और दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के किसान को अपने खेत में मजदूर बनाकर गुलाम बनाना चाहते हैं। भाजपा ने खेत और खलिहान पर एक षड्यंत्रकारी आक्रमण और अतिक्रमण किया है। भारतीय जनता पार्टी गरीब, पिछड़े और अनुसूचित जाति के इस देश के 30 से 40 करोड़ खेत मजदूरों की रोजी रोटी। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
बंसल ब्रदर्स की ओर से एएनबी न्यूज वृंदावन ऑफिस के शुभारंभ पर हार्दिक शुभकामनाएं। पंजाब वासियों ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਲਿੱਪ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋ ਤੋਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੋ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਿਖਾਏ ਇਸ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪੋ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਦੋਜਹਿਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ। बंसल ब्रदर्स की ओर से एएनबी न्यूज वृंदावन ऑफिस के शुभारंभ पर हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां एक तरफ किसानों के बिल को लेकर के पूरे देश में विपक्ष हावी है, वहीं यूपी के पीलीभीत में गांव के किसानों का कहना है कि सरकार ने किसानों के फसल के समर्थन मूल्य में जो भी अध्यादेश पारित किया है उससे किसानों की फसलों का सही मूल्य मिल सकेगा और इसके साथ ही सरकार के इस बिल के बाद किसानों की फसल बिचौलियों के हाथ नहीं आ पाएगी, जिससे किसानों के शोषण पर भी काफ़ी रोक लग सकेगी। और किसानों का कहना है कि सरकार को किसानों से उगाई जा रही फसल में कीटनाशक दवाई, खाद और महंगाई को ध्यान में रखते हुए किसान हित में देखना चाहिए, जिससे महंगाई की मार झेल रहे किसानों को कुछ आराम मिल सके। कुल मिलाकर के सरकार के बिल से किसान काफ़ी सहमत हैं और वहीं एएनबी न्यूज़ संवाददाता ने जायजा लिया है। मोदी सरकार ने किसानों का एक बिल पास किया है, बिल पर अध्यादेश आ चुका है। इस पर किसानों की क्या राय है, किसान इसे किस तरीके से देख रहे हैं, क्या इसके बारे में कह रहे हैं, आइए हम यहाँ पर मौजूद हैं एक गांव में। हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ किसानों का इस बिल पर क्या कहना है और उनकी क्या राय है। क्या नाम है बाबा? नमन लाल। बाबा, एक किसान बिल पास हुआ है तो इस पर आप क्या राय रखते हैं, क्या मानते हैं? वो तो बिल पे देना ही पड़ेगा यार, देना मोदी जी की राय का है, सही है। क्या आप इस बिल से खुश हैं? हम क्यों खुश हैं? अच्छा, आपकी सरकार से क्या मांगे हैं? हमारी सरकार यही मांग है कि हमारा बिल माफ हो जाए। बिना समझ पा रहा उस बात को। आप को क्या लगता है सरकार की जो आपकी जो फसल है उसका मूल्य जो किस तरह से होना चाहिए, बिचौलिया हावी ना हो? क्या चाहते हैं आप सरकार से कि जो गन्ना गेहूँ है वो ना हो, मतलब तो भाव बढ़ा है, बिचौलिया कोई आदमी ना हो, महंगाई बहुत है। चलिए हम आपसे जानते हैं, क्या नाम है? राजू। राजू जी, ये जो किसान बिल पास हुआ है, इस बिल से आप खुश हैं या ना खुश? खुश तो कुल मिला के पूरा है, मगर जो महंगाई बहुत है। बिल की बात हो रही है। हाँ हाँ, महंगाई बिल ही माता है। महंगाई इतनी है कि हम कोई कीटाणु कोई दवा लगाए तो नहीं लगा सकते, फसल में नष्ट हो जाती है। अभी आप जो उपज बेचते थे तो वो उपज अभी आप एक दायरे में बेचते थे, अब उपज आपको बेचने की छूट बाहरी जगहों पर मिल रही है, क्या आपको नहीं लगता है कि इससे कुछ लाभ? हाँ, लाभ मिलेगा, जो छूट मिलेगी तो लाभ मिलेगा। अभी तो बंदी थी, अब हर जगह कहीं भी ले जा सकते हो। आपकी सरकार से कुछ मांगे? मांग क्या, हमारी यही मांग, गरीब आदमी है, थोड़ी बहुत काश्तकारी है, हम लोगों ने सफलता मिलती है, यही बहुत है।
आइए यहाँ पे अभी कुछ लोग और भी हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि उनकी क्या राय है। क्या नाम है आपका? पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 6 आतंकवादी पकड़े गए हैं, जिस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा है और सरकार पर आतंकियों को शरण देने का आरोप भी उन्होंने लगाया है। लेकिन दुर्भाग्य से हर बार बंगाल के में ऐसा ही घटना होती है, चाहे बांग्लादेशी टेररिस्ट हो, चाहे सिमी अलकायदा IS के और मॉड्यूल हो, बंगाल में कहीं ना कहीं जिला में इनका शेल्टर मिलता है। मुझे लगता है कि बंगाल की सरकार जानबूझकर इनको शेल्टर दे रही, क्योंकि इसी में उनका राजनीतिक हित है। ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं वेस्ट बंगाल में जहां कभी ना कभी कई 5-7 सालों में बम विस्फोट नहीं हुआ हो, चाहे मालदा हो, कलिया चौक हो, चाहे झूलागढ़ हो, चाहे खागड़ागढ़ हो, चाहे पिंगला में हो। अभी 2-3 महीना पहले और बैरकपुर में हुआ है। लगातार बड़ी बड़ी विस्फोट होती है, लेकिन उसको जानबूझकर दबा दिया जाता है, तह तक नहीं जा करके इसको लोगों की और स्मृति से इसको गायब किया जाता है। और इसका परिणाम यह है कि सारे देश और विदेश के जो टेररिस्ट है बंगाल में शेल्टर लेके बैठे हुए हैं। पिछले साल और मिजोरम नागालैंड के जो टेररिस्ट उनका भी शेल्टर मिला था, वहां का पुलिस आकर बंगाल से उनको पकड़ के ले गया। तो लगातार ये जो घटना हुई है। केंद्रीय जांच एजेंसी NIA ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है, जिस पर बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने गहरी चिंता जाहिर की है और ममता सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेशी सीमावर्ती इलाका है और सीमावर्ती जिला है, उस जिला में आतंकवादी गतिविधि बहुत बढ़ गया और इसका सबसे बड़ा कारण है ममता बनर्जी का सरकार इस आतंकवादी का खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। और मुर्शिदाबाद जिला से 5-6 आतंकवादी पकड़ा जाने का खबर जो आया और NIA का इतना बड़ा सफलता मिला, इसके लिए NIA को तो धन्यवाद देना चाहते हैं, साथ साथ बहुत चिंता भी व्यक्त करना चाहते हैं। पश्चिम बंगाल का ये बॉर्डरी हिस्सा पूरा आतंकवादी का घाटी हो गया। इसके खिलाफ राज्य सरकार को कड़ी से कड़ी पदक्षेप लेना चाहिए और आतंकवादी का बारे में कोई वोट बैंक का राजनीति नहीं करना चाहिए। यूपी में लव जिहाद और धर्मांतरण के मुद्दे पर योगी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एक साजिश के तहत लव जिहाद फैलाया जा रहा है। लव जिहाद की आड़ में धर्मांतरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार जल्द ही इसे रोकने की कार्रवाई करेगी। देखिए, इधर लव जिहाद को लेकर और धर्मांतरण को लेकर काफ़ी तेज़ी से घटनाएं बढ़ी हैं और तमाम शिकायत आपने देखा होगा वेस्टर्न यूपी में अभी हाल में ही कानपुर में बहुत ज़्यादा शिकायतें इसको लेकर आई हैं कि ये एक साजिश के तहत किया जा रहा काम है। इसमें साफ नज़र आ रहा है कि भोली भाली लड़कियों को बहला फुसला कर प्यार के जाल में फंसाकर लव जिहाद के तहत पहले उनको अपने साथ शादी करना, फिर उसके बाद उनका धर्मांतरण करना, उनको ले जाकर कहीं कि आप अब कलमा पढ़िए, पहले आप मुसलमान हो जाइए या पहले आप क्रिश्चियन हो जाइए, पहले आप धर्म परिवर्तन करिए। तो ये इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है, क्योंकि आपने अगर पीछे जाएं तो पीछे भी आप देखें काफ़ी साल पहले की बात है, सिमी और अभी हाल में ही PFI का नाम आया। तो इसमें जो लोग जुड़े हैं वो बहुत शातिर किस्म के लोग हैं, जो आतंकी संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि सिमी हमारे यहाँ प्रतिबंधित आतंकी संगठन रही है और उससे निकले हुए लोग। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को कहा है कि कोरोना रोगियों के ठीक होने के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। इसी के साथ भारत में कोरोना से ठीक होने वाले कोरोना मरीजों की संख्या दुनिया में सर्वाधिक हो गई है और देश में अब तक 42,08,431 कोरोना के मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि अमेरिका में ये संख्या 41,92,774 है और भारत में दुनिया भर में संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की करीब 19% संख्या है। देश में संक्रमण से स्वस्थ होने की दर करीब 80% है, जबकि कोरोना मृत्यु दर घटकर 1.61% रह गई है और कोरोना से ठीक होने की राष्ट्रीय दर 79.28% है और देश में फिलहाल कोविड-19 के 10,13,964 मरीजों का इलाज चल रहा है, जो कि संक्रमण के कुल मामलों का 19.1
0% है और मंत्रालय के मुताबिक सुबह 8 बजे तक 24 घंटे में देश भर में 95,880 लोग कोरोना से मुक्त हुए हैं और इसी अवधि में कोरोना वायरस संक्रमण के 93,337 नए मामले भी सामने आए हैं, जिसके साथ कोरोना संक्रमण के कुल 53,08,014 मामले हो गए हैं और महामारी से मरने वाले कुल मृतकों की संख्या बढ़कर के 85,000 के पार हो गई है। मंत्रालय के अनुसार रेमडेसिविर, प्लाज्मा थेरेपी और टेसिलीजुमेब जैसी अनुसंधान आधारित पद्धतियों के तर्कसंगत इस्तेमाल की अनुमति दी गई है और इलाज के अन्य तरीकों को भी अपनाया गया है। केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दी जा रही सहायता की नियमित समीक्षा भी कर रही है। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार के 3.5 साल पूरे हुए हैं, जिस पर सीएम रावत ने यह कहा है कि 85% वह काम जो हमने वादे किए थे चुनाव के वक्त वो पूरे कर लिए गए हैं। लेकिन वहीं कांग्रेस उन कामों को दुर्भाग्यपूर्ण बता रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते हुए कहा है कि प्रदेश में जितनी भी सरकारें आई हैं उनमें सबसे निकम्मी सरकार त्रिवेंद्र सरकार है। आज स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल लचर हो गई है और कोरोना से रोज मौतें हो रही हैं। सरकार 3.5 साल में पूरी तरह से विफल हुई है। पिछले 20 वर्षों में इस राज्य में जितनी सरकारें रही हैं उन सरकारों में सबसे निकृष्ट, सबसे निकम्मी सरकार, जितने मुख्यमंत्री रहे उन मुख्यमंत्रियों में सबसे अकर्मण्य मुख्यमंत्री अगर कोई है तो त्रिवेंद्र जी हैं। सबसे ढली निकम्मी सरकार है त्रिवेंद्र जी की सरकार है। वो कह रहे हैं कि 80% काम पूरे हो गए। जरा काम की सूची दीजिए ना। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं जर्जर है। आप देख ही रहे हैं कोरोना में किस प्रकार से लोग मर रहे हैं, गाजर मूली की तरह लोग, रोजाना लोगों की मौत हो रही है। संक्रमित 1000 प्लस निकल रहे हैं रोज। संक्रमितों की संख्या जो है 40,000 छू गई है। मरने वालों की संख्या 450 पार हो गई है। राज्य में वेंटिलेटर, आईसीयू उपलब्ध नहीं है, बेड उपलब्ध नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं पूरे राज्य में जर्जर है। बेरोजगारी का आलम यह है कि 12 लाख बेरोजगार नौजवान हो गए। 7 लाख 8 लाख पहले था और 3-3.5 लाख ये। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। बंसल ब्रदर्स की ओर से एएनबी न्यूज वृंदावन ऑफिस के शुभारंभ पर हार्दिक शुभकामनाएं। नई ऊर्जा, नई ताकत का एहसास एक्सप्लस गोल्ड किट बना है पुरुषों के लिए खास। कैप्सूल, ऑयल, क्रीम और पाउडर 30 सालों से मर्दों का भरोसेमंद एक्सप्लस गोल्ड किट मेडिकल स्टोर्स में उपलब्ध। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं एएनबी न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में एक नया वीडियो अब वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो
20 अप्रैल 2020 का है। सुशांत सिंह अपनी बांद्रा वाली इमारत की छत पर हैं और जहां वो एक कागज का जहाज बनाकर के हवा में उड़ा रही हैं। वीडियो में एक महिला की आवाज भी सुनाई दे रही है, लेकिन ये साफ नहीं हो पा रहा है कि ये महिला कौन है। हालांकि वीडियो में इतना साफ है कि सुशांत किसी डिप्रेशन में नहीं है, बल्कि कूल माइंड होकर वो अपने बांद्रा वाले फ्लैट की छत पर बैठे हुए हैं और जांच एजेंसी के पास ये वीडियो है। अब उस महिला की भी तलाश शुरू हो गई है जिसकी आवाज वीडियो में सुनाई दे रही है। सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा ये वीडियो कई सवाल भी खड़े कर रहा है और वहीं जांच एजेंसी ने अपनी दबिश भी अब तेज कर दी है। केंद्र सरकार की तरफ से पास किए जा रहे खेती से संबंधित विधेयकों को लेकर के किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों का कहना है कि किसानों की जमीन पर नजर रखी जा रही है। वहीं उन्होंने केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल की तरफ से इस्तीफा दिए जाने पर भी तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि चुनाव को लेकर के अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश की गई, इस्तीफा देना ही था तो पहले दे देना चाहिए था। अकाली और कांग्रेस पर ड्रामेबाजी करने का आरोप भी लगाया गया है। किसानों ने यह कहा है कि वो पीछे नहीं हटेंगे। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਖੇਖਣ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਖੇਖਣ ਕਰਦੀ ਆ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦੋਨੇ ਖੇਖਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੀਆਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਖੇਖਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ। ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹੂਗੀ, ਜਾਂ ਰੇਲਾਂ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਰਾਵੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਕੱਦੂ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਲ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੱਦੂ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਕੱਦੂ ਪੱਕਾ ਤੋੜ ਲਓ, ਕੱਚਾ ਤੋੜ ਲਓ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਘਰੇ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਆ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਅੱਜ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸਤੀਫਾ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਮਤਲਬ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਰਥਨ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਭੱਜਦੇ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ। ਲੀਡਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। कैलाश विजयवर्गीय बंगाल में बीजेपी को मजबूत करने के लिए अनेकों कार्यक्रम कर रहे हैं और ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी ने कमर कस ली है। ऐसे में बंगाल के अलग अलग इलाकों में जाकर के विजयवर्गीय कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं। वहीं सेवा सप्ताह के तहत आज वो कोलकाता के भवानीपुर के वार्ड क्रमांक 70 में बच्चों को कपड़े और मास्क बांटने के लिए पहुंचे थे। लेकिन कोलकाता पहुंचने के बाद कैलाश विजयवर्गीय ने यह कहा है कि दुर्गा पूजा के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी आने वाला विधानसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरेगी और ममता सरकार की राजनीतिक लड़ाई से मुकाबला करेगी। तो चुनाव में काफ़ी समय है, पूजा के बाद ही सब राजनीतिक गतिविधियां प्रारंभ होगी। देखिए, पूरे प्रदेश में टीएमसी ने अराजकता यूपी के कानपुर देहात में किसान बिजली न आने की वजह से परेशान हैं और किसानों की धान की खड़ी फसलें सूखने के कगार पर पहुंच गई हैं। आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्युत उपकेंद्र मिंडा कुआं पर धरना दिया है और धरने पर बैठे हुए किसानों ने बिजली दिए जाने की मांग की है। किसानों का कहना है कि बिजली के सहारे ही किसान फसलों की सिंचाई करते हैं, लेकिन किसानों की उम्मीदों पर बिजली विभाग ने पानी फेर दिया है। रसूलाबाद तहसील क्षेत्र के ताजपुर तरसोली गाँव में बिजली की सप्लाई ठप पड़ी है। सुबह से शाम तक किया, वहाँ केवल आश्वासन ये दिया गया है कि आपको 24 घंटे में 5 से 6 घंटे लाइट दी जाएगी। लेकिन माननीय योगी जी के आदेशानुसार ग्रामीण क्षेत्र में लाइट का प्रावधान 18 घंटे देने का है, लेकिन जब 6 घंटे या 8 घंटे लाइट दी जाएगी तो हमारी क्षेत्र की सारी फसलें नष्ट हो जाएंगी, सिंचाई नहीं पाएंगी। इतना क्षेत्र बड़ा है और किसान करेंगे क्या? किसान भी नष्ट हो जाएगा, फसल भी नष्ट हो जाएंगी। और इस सरकार से बड़ी आस थी कि सरकार को हम लोगों की सुनेगी, किसानों की सुनेगी, बेरोजगारों की सुनेगी, किसी को नहीं सुन रही है।
नौकरी तो दे नहीं पा रही, अब बिजली नहीं दे रही तो खेती बाड़ी भी चौपट हो रही है। अब किसान कहाँ जाएगा ऐसे लॉकडाउन की स्थिति में? आप बताइए, फैक्ट्रियाँ भी बंद हो रही हैं। यूपी का आगरा पूरे विश्व में ताज नगरी के चलते मशहूर है, लेकिन आने वाले समय में कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए अगर ये इलाका जलयुद्ध के लिए भी जाना जाए, क्योंकि ताज नगरी में अब जलयुद्ध भी शुरू हो चुका है। आगरा के बरहन कस्बे से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर स्थानीय लोगों की लड़ाई पानी के लिए हो रही है। बीते कई दिनों से लगातार पानी की किल्लत यहां पर है और अधिकांश टंकियों पर अवैध कब्जा भी किया जा चुका है। बिजली विभाग ने बिल की जिम्मेदारी ना होने पर कनेक्शन काट दिए हैं और वहीं अब पानी की सप्लाई टैंकर से होती है तो स्थानीय लोगों में पानी भरने को लेकर के विवाद होता है और विवाद कई बार मारपीट का रूप भी ले लेता है। वहीं सप्लाई करने वाले टैंकरों पर बीजेपी का चुनाव निशान भी देखा जा सकता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जलयुद्ध की शुरुआत हो चुकी है। देश भर में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाया गया और देश विदेश से पीएम मोदी को बधाइयां मिली। लेकिन इस खास मौके पर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक हादसा हुआ। एक समारोह पीएम मोदी के जन्मदिन पर आयोजित किया गया था जिसमें हीलियम के गुब्बारे फट गए और हादसे में करीब 30 बीजेपी कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। हालांकि जानकारी के अनुसार किसी भी कार्यकर्ता को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन हादसे की तस्वीरें डरा देने वाली हैं। किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को एक विशेष बैठक बुलाई है। इस बैठक के दौरान सोनिया गांधी सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के सामने न्यू फॉर्म बिल को लेकर के चर्चा करेंगी। सभी महासचिवों, प्रदेश यूनिट के इंचार्ज और कमेटी के सदस्यों को इस बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया है। कांग्रेस जल्द ही न्यू फॉर्म बिल के खिलाफ आंदोलन भी शुरू करने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बैठक में उसी पर रणनीति जो है वो बनाई जाएगी और रणनीति पर चर्चा की जाएगी। किसानों से जुड़े हुए 2 विधेयक विरोध के बावजूद भी लोकसभा में पारित हो गए हैं। अब ये बिल रविवार को राज्यसभा में रखा जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि वो इस कृषि बिल को राज्यसभा में भी पास करवा लेगी, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर के मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। हरियाणा के करनाल में नारी निकेतन में रह रही एक महिला को उसके परिवार से मिलवाया गया है। एक महिला अप्सरा अपने ससुराल वालों से तंग थी और इस कारण उस शहर को छोड़ करके आई जहां पर उसे मारा पीटा जाता था। यूपी के लखनऊ की लड़की अप्सरा, जिसकी शादी हरदोई में हुई थी, वहां से वो जनवरी में अपने ससुराल से भाग करके ट्रेन में बैठकर करनाल आ पहुंची थी। यहाँ पर वो पुलिस स्टेशन में आई तो पुलिस ने रहने के लिए उसे नारी निकेतन भेज दिया और दिमागी हालत ठीक न होने के कारण और सदमे में होने के कारण वो अपने परिवार के बारे में कुछ भी नहीं बता पा रही थी। लेकिन स्टेट क्राइम ब्रांच की एक टीम ने ये काम किया है। बिछड़े सदस्यों को उनके परिवार से मिलवाने का काम टीम का होता है। उन्होंने अप्सरा को उनके परिवार से मिलवाया है। उनको वहाँ भेजा तो इसने भट्टे का नाम लिया। वो भट्टे के सामने का घर है, तो वहाँ पे इसकी लड़की की मम्मी मिली। उसकी मम्मी से मैंने वीडियो कॉलिंग कराई तो इस लड़की ने अपनी मम्मी को पहचान लिया और मम्मी ने भी अपनी बेटी को पहचान लिया और उसने बताया हमारी जो बेटी है वो 9 जनवरी जो रनगांव है कोई हरदोई में, वहाँ अपनी ससुराल से मिसिंग थी और हमने बहुत तलाश किया। वहाँ FIR दर्ज भी है। तो मैंने वहाँ से पुलिस स्टेशन से बात की। वो बोला भी हमारे यहाँ पे FIR दर्ज है और यहाँ से ये महिला मिसिंग है। तो फिर इसकी मम्मी के मैंने बात की, भाई आपकी बेटी सुरक्षित है और उनके पास एक छोटा बेबी भी है, वो आप दोनों सुरक्षित हैं, यहाँ पे रह रहे हैं। तो बोले जी हमारे को एड्रेस बताइए, आप हम लेने आएंगे। तो मैंने इनको एड्रेस दिया और आज ये यहाँ पे पहुँचे हैं। कितने समय से लापता थी? 9 जनवरी से लापता थी। इसके बाद हमने बहुत तलाश किया मगर उसने नहीं मिला। वो गुमशुदगी लिख दी था, थाने लिखवा दी था, तो उस कारण हमारा कुछ नहीं हुआ। इस वजह से अब तो हम बैठ रहे थे कि अब हमारी लड़की अब हमको नहीं मिलेगी। तो खुश हैं अब आप? बहुत खुश हैं। बेटी भी है उनके पास है? बेटा भी है, हमारी बेटी भी। उत्तराखंड के मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है, लेकिन अब यहां कोरोना विस्फोट हो रहा है। दुग्गल विला में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद दुग्गल विला को सील कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वहां पर रह रहे लोगों की कोरोना जांच शुरू कर दी है। पहाड़ों की रानी मसूरी में कोरोना का कहर रुक नहीं रहा है। 5 लोगों में कोरोना की पुष्टि के बाद उप जिला अधिकारी ने इसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है, जिसके बाद यहां पर रह रहे लगभग 70 लोगों की कोरोना की जाँच की जा रही है।
डॉक्टर साहब ये दुग्गलवाला सील किया है, क्या है पूरा मामला, कितने लोग हैं, अब तक कितने केस हुए? यहाँ पर कल हमने सैंपलिंग की थी और इसमें 4 केस पॉजिटिव आए हैं और एक पहले आ गया था, वो 5 केस हुए टोटल। तो इसको कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है और आज भी हम लोग फिर से जो इनके कांटेक्ट में आए हैं उनकी सैंपलिंग कर रहे हैं और देखते हैं कि कितने पॉजिटिव आते हैं। कितने लोगों की कर रहे हैं सर? हाँ, कितने लोगों की, यहाँ पर कितने लोग हैं? लगभग जो लिस्ट हमारे पास आशाओं के द्वारा है वो 70 लोगों की है। तो देखते हैं कि कितना हो पाता है, आज नहीं तो फिर नेक्स्ट डे करेंगे। अभी पता चला है कि कोई पॉजिटिव आया है? अभी पता चला? वो अभी अनऑफिशियली पता है, लेकिन देखते हैं। अभी ऑफिशियली हमें पास कोई रिपोर्ट अभी हुई नहीं। रिपोर्ट जब कंपाइल की जाएगी हम आपको बता देंगे। मध्य प्रदेश की 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में टिकट न मिलने से नाराज कांग्रेस नेताओं ने अब बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। भांडे सीट से उपचुनाव में कांग्रेस ने बहुजन संघर्ष दल से आए यफुल सिंह बरैया को उम्मीदवार बनाया, तो पूर्व गृह मंत्री महेंद्र बोध ने पार्टी के अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और बोध भांडेर सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे थे। इससे पहले बोध ने दतिया दौरे पर आए राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह के सामने भी अपनी नाराजगी जाहिर की थी और अपने इरादे जो हैं वो जाहिर कर दिए थे। दिग्विजय सिंह ने उस समय कुछ रास्ता निकालने का आश्वासन देकर के मामले को ठंडा करने की कोशिश की थी। शुक्रवार को बोध कमलनाथ से मिलने के लिए ग्वालियर आए थे, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के तहसील रायपुर खर्चू में पदस्थ तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी आशीष कुमार पांडे और तहसीलदार राकेश कुमार शुक्ला की विभागीय जांच की मांग सामाजिक कार्यकर्ता विश्वनाथ पटेल चोटीवाला ने यह की है। विश्वनाथ पटेल का कहना है कि दोनों अधिकारियों ने साल 2016-17 और 2017-18 में 2 अलग अलग मामलों में नियम के खिलाफ आदेश पारित करके शासन को करोड़ों रुपए की क्षति पहुंचाई और रीवा शहर से सटे हुए अतिविशिष्ट ग्राम जिवला भुंडहा कोष्टा की स्वतंत्र खाते की भूमि 53 एकड़ बिना विक्रय पत्र के ही दूसरों के नाम कर दी गई, जिसमें राज्य शासन को दोनों प्रकरणों में करोड़ों रुपए की स्टाम्प ड्यूटी की क्षति पहुंचाई गई है, जिसके चलते सामाजिक कार्यकर्ता ने जांच की मांग की है। जम्मू कश्मीर के राजौरी से आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इन आतंकवादियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं और आतंकियों को सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने आतंकवाद निरोधक अभियान के तहत इन्हें गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर के आईजीपी मुकेश सिंह ने यह बताया है कि आतंकियों के पास से 2 AK-56 राइफल, 2 पिस्तौल, 4 ग्रेनेड और 1 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस और आर्मी की पार्टी को नोटिस किया, उन्होंने बैग की जिप खोलते ही ग्रेनेड पार्टी के ऊपर फेंका और अच्छी बात यह है कि वो ग्रेनेड फट नहीं पाया और इतने में पार्टी ने उन तीनों को धर दबोचा। उन तीनों के कब्जे से जो सामान पकड़ा गया उसमें 2 AK-56 राइफल्स हैं, 2 पिस्टल हैं, 4 ग्रेनेड हैं और 1 लाख रुपया कैश जो पाकिस्तान की तरफ से इनको मिलिटेंसी को आगे बढ़ाने के लिए, चलाने के लिए भेजा गया होगा, वो भी उसमें मौजूद था। ये तीनों आतंकवादी लश्कर तौबा के साथ इनका संबंध है। वहीं भारतीय नौसेना की शान रह चुका सेवानिवृत्त युद्ध तोप विराट समुद्र में आखिरी बार अपने आखिरी सफर पर निकल चुका है। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से वो अपने आखिरी सफर पर निकला। इसे मुंबई के समुद्री किनारे से अलग ले जाया जा रहा है और साल 2017 में युद्ध तोप विराट रिटायर हो चुका है और ये 3 साल तक मुंबई के समुद्री किनारे पर ही था। सरकार द्वारा इसे बेच दिया गया, जिसे श्रीराम नाम की कंपनी ने इसे 38 करोड़ 44 लाख रुपए में खरीदा और इसे अब अलग ले जाया जा रहा है।
आपको बता दें कि इस विराट का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। रॉयल नेवी की सेवा करने के बाद ये 30 साल तक भारतीय नौसेना का हिस्सा बना रहा। विराट आज पूरी तरह से समाप्त होने के लिए मुंबई के महासागर से हुंकार भरते हुए रवाना हुआ। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर लगातार तनाव जारी है और ऐसे में पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से एलओसी पर घुसपैठ करने की फिराक में है। पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत भेजने की हर तरह की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन भारत पाकिस्तान के ऐसे मंसूबों पर पानी फेर देता है। दरअसल भारतीय सेना ने पाकिस्तान की घुसपैठ को रोकने के लिए एलओसी पर 3000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती की है और सूत्रों के अनुसार भारतीय जवानों की तैनाती से पाकिस्तान की हर चालबाजी को रोकने में मदद मिलेगी और घुसपैठ कर रहे आतंकवादियों द्वारा बॉर्डर पार करने की हर कोशिश को नाकाम किया जाएगा। सूत्रों ने यह भी बताया है कि इस साल पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को भारत भेजने की तमाम कोशिशों को विफल किया गया है। हालांकि पाकिस्तान ने अक्टूबर और नवंबर में भारी बर्फबारी के बीच घुसपैठ करने की लगातार कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया और सूत्रों ने यह भी बताया है कि भारतीय सेना एलओसी पर काफी चौकन्नी है और पाकिस्तान के हर कदम पर निगाह रखी जा रही है। सूत्रों ने यह बताया है कि भारतीय सेना हर विकट स्थिति से निपटने को लेकर के तैयार है। कुछ दिन पहले सेना प्रमुख ने एलओसी का मुआयना किया था और इसके बाद उन्होंने जानकारी दी थी कि सीमा पर पाकिस्तान ने कई बार सीजफायर का उल्लंघन किया। अमेरिका की एक अदालत ने ई कॉमर्स कंपनी अमेजन के कर्मचारियों और ठेकेदारों को दोषी करार ठहराया है और कोर्ट ने व्यवसायिक लाभ के लिए $1 लाख से अधिक घूस देने के मामले में कंपनी के एक भारतीय और एक भारतीय मूल के अमेरिकी समेत 6 कर्मचारियों को दोषी करार दिया है। अमेरिकी न्याय विभाग ने यह कहा है कि अमेजन मार्केट प्लेस पर अपना सामान बेचने के लिए ये सभी 2017 से ही धोखाधड़ी कर रहे थे और इससे इन्हें करीब $10 करोड़ का लाभ हुआ है, लेकिन दूसरे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका ताइवान दोस्ती से चिढ़े चीन ने ताइवान पर कब्जा कर देने की धमकी दी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी कीथ क्रेच के दौरे से बौखलाए चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने यह कहा है कि शुक्रवार को लड़ाकू विमानों को ड्रिल चेतावनी देने के लिए नहीं था, बल्कि ताइवान पर कब्जे का रिहर्सल था। चीन ने शुक्रवार को शक्ति प्रदर्शन करते हुए ताइवानी क्षेत्र में लड़ाकू जेट समेत 18 विमान उड़ाए और कम्युनिस्ट सरकार के मुखपत्र में यह भी कहा गया है कि ताइवान की स्वतंत्रता खत्म होने वाली है। उसने ये भी कहा है कि वो युद्ध से पीछे नहीं हटता और इसके लिए उसने भारत सीमा का भी जिक्र किया है। चीनी अखबार ने अमेरिकी दौरों को लेकर के आपत्ति जाहिर करते हुए ये कहा है कि हर बार जब कोई अमेरिकी अधिकारी ताइवान आए तो PLA के लड़ाकू विमानों को आइलैंड की ओर आगे बढ़ना चाहिए और अगर अमेरिका के विदेश या रक्षा मंत्री ताइवान आते हैं तो इससे लड़ाकू विमान आइलैंड के ऊपर उड़ें और मिसाइलें राष्ट्रपति ऑफिस के ऊपर से अगर ताइवान प्रशासन आक्रामकता दिखाता है तो ये सच होगा। चीन को एक और झटका लगा है। कई मुद्दों पर भारी मतभेदों के बीच कनाडा ने बीजिंग के साथ मुक्त व्यापार वार्ता को बंद कर दिया है। कनाडा के विदेश मंत्री ने एक इंटरव्यू में यह कहा है कि मौजूदा हालात में मुझे नहीं लगता कि इस समय ऐसी वार्ता जारी रखी जा सकती है। 2020 का चीन 2016 के जैसा नहीं है। कनाडा के शीर्ष राजनयिक का कहना है कि उनका देश अपनी बीजिंग नीति की समीक्षा करने के बाद ही आगे की रणनीति तय करेगा। ये कनाडा की नीति में बड़े बदलाव को दर्शाता है। चीन को लेकर के अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय यूनियन के कुछ देशों की तरह कनाडा भी अब सख्त रवैया अपनाता हुआ दिखाई दे रहा है। खालिस्तानी आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका का पर्दाफाश करने वाली एक रिपोर्ट ने खलबली मचा दी है। पाकिस्तान ने खुफिया एजेंसी ISI की मदद से खालिस्तान समर्थक समूह ने इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। इस पर वरिष्ठ पत्रकार टेरी मिलेवस्की ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मेरी रिपोर्ट दस्तावेजी साक्ष्यों और विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से है। सच्चाई को झुटलाया नहीं जा सकता है। अपनी बात साबित करने के लिए खालिस्तान समर्थक कोई साक्ष्य नहीं दे पाए। खालिस्तान समर्थक समूह का पत्र
मैकडोनाल्ड लॉयर इंस्टीट्यूट के बोर्ड को संबोधित है और ये रिपोर्ट इसी कनाडाई थिंक टैंक ने प्रकाशित की है। थाईलैंड की सरकार के खिलाफ छात्रों की अगुवाई में बैंकॉक में हुए विरोध प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल हुए और हाल के हफ्तों में इस तरह की कई रैलियों का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदर्शनकारियों प्रधानमंत्री प्रयुत चान-ओ-चा से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं और प्रयुत ने 2014 में तख्ता पलट करके सत्ता पर कब्जा किया था, धांधले कर चुनावों में जीत हासिल की और प्रयुत ने तख्ता पलट करके साल 2014 में सत्ता पर कब्जा कर लिया था और पिछले साल हुए चुनावों में भी जीत हासिल की थी। हालांकि विरोधियों ने इन चुनावों में धांधली का आरोप लगाया था और कुछ प्रदर्शनकारी राजशाही में सुधारों की भी मांग कर रहे हैं। ये मांग तब उठ रही है जब थाईलैंड में शाही मानहानि से जुड़े सख्त कानून लागू हैं। चलिए फिलहाल मेरे साथ खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।